अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है एनएमडी कैट का वो है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। और सेल मेम्ब्रेन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 2021 के जो पेपर्स हैं जो अभी हुए हैं पिछले साल, आप उनको उठा के देखें तो तकरीबन 38 क्वेश्चन आए हैं पूरे मंथ में। बहुत सारे बच्चों का जो क्वेश्चंस हैं इसी टॉपिक के अंदर से उठाए गए हैं। एक ना एक एमसीक्यूज तो इस टॉपिक के अंदर से उठाया ही जाएगा। हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन है क्या, सेल मेम्ब्रेन का नाम किसने दिया और इसकी स्टडी सबसे पहले किसने स्टार्ट की। लेट्स कम टू द पॉइंट। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा जो मस्कुलर मेम्ब्रेन है, मसल्स की जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा उसके साथ भी है। ये जो न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ भी है, न्यूरोलेमा जिसे हम कहते हैं। तो इसकी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एट द एंड हम इसके डिफरेंट जो है एमसीक्यूज देखेंगे, डिस्कस करेंगे और आपसे पूछेंगे भी, डिस्कस करेंगे। चले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के हवाले से। तो सेल मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं डिफरेंट तरह के। नंबर वन है सेल सरफेस मेम्ब्रेन। इसको हम एक और भी नाम देते हैं, जैसे कि इसे हम नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा इसे हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अलावा इसे हम नाम देते हैं मोस्ट अबंडेंट मेम्ब्रेन। मोस्ट अबंडेंट मेम्ब्रेन के अलावा हम इसको क्या नाम देते हैं, इट इज दी आप कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है। यूनिवर्सल मेम्ब्रेन के अलावा इसको हम क्या नाम देते हैं, इट इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इसे हम नाम देते हैं मोस्ट अबंडेंट या मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेम्ब्रेन भी हम इसे कहते हैं। अगर हम इसे हम सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या होती है, फिर भी आप यही बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट मेम्ब्रेन कैसे होती है, तो फिर भी आप यही बताएंगे। मोस्ट अबंडेंट मेम्ब्रेन हम इसको इस तनाजुर में कहते हैं कि देखें, बैक्टीरिया के पास भी सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लांट सेल के पास भी सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो हमारे पास एनिमल सेल्स हैं इनके पास भी सेल मेम्ब्रेन होती है। तो तमाम के पास सेल मेम्ब्रेन होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मोस्ट अबंडेंट मेम्ब्रेन। इसके अलावा यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी इसी तनाजुर में कहते हैं कि ये यूनिवर्सली तकरीबन तमाम जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा आप काइटन की देखें, सॉरी फंजाई के अंदर देखें तो उसके अंदर भी पाई जाती है। मोस्ट कॉमन का भी इसी तनाजुर में एमसीक्यू बन सकता है। तो ये तो थी थोड़े डिफरेंट नेम्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसकी जो हम थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि इसको किसने डिस्कवर किया और किसने इसको नाम दिया। राइट, ये एमसीक्यूज हैं, ये पहले भी आए हैं। तो हम इसे देखते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया या नाम किसने, टर्मिनोलॉजी या नेम किसने रखा। ठीक है, टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में एक बात जरा गौर कीजिए, ये जो टर्मिनोलॉजी है इसमें आ जाता है डिस्कवरी, इसमें आ जाता है नेम। तो टर्मिनोलॉजी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो वर्ड है, इससे पहले भी एक नेम था जिसे हम नाम देते थे प्लाज्मलीमा। प्लाज्मलीमा और प्लाज्मलीमा की जो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मलीमा की जो सबसे पहले जो वर्ड था, टर्मिनोलॉजी थी, ये 1931 में प्लॉर ने सबसे पहले यूज की थी। ठीक है, 1931 में प्लॉर ने यूज की थी। 1931 में हमने देखा कि हम मोस्ट कॉमन मेम्ब्रेन भी कहते हैं फ्लूइड। इसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज फ्लूइड मेम्ब्रेन, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सेल की मेम्ब्रेन है उसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हम उसे एक और नाम देते हैं, दैट इज नोन एज फ्लूइड मेम्ब्रेन। आगे चलते हैं, टर्मिनोलॉजी की बात करें तो 1855 में सबसे पहले सी नेगाली एंड सी क्रेमर ने, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इनको नाम दिया, किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इसका नाम दिया। ठीक है, तो
ये क्या कहता है, इट इज इन्होंने कहा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल। बट एनिमल सेल के अंदर ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है, बट इन प्लांट सेल्स ये आउटर मोस्ट बाउंड्री नहीं है, बल्कि आउटर मोस्ट बाउंड्री इन प्लांट सेल्स कौन सी है, सेल वॉल है। अगर आपसे पूछा जाए इनर टू सेल वॉल विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, देन यू कॉल सेल मेम्ब्रेन। और ये प्लांट सेल की बात हो रही है। काइटन जो हमारे पास फंजाई है उनके अंदर भी सेम यही एमसीक्यू दोहराया जा सकता है। इसी तरह से बैक्टीरिया हैं उनके अंदर भी ये चीज़ दोहराई जा सकती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। थिकनेस की बात करें तो हमारे पास ये थिकनेस के लिहाज से 1 नैनोमीटर से लेके ये 100 नैनोमीटर तक होती है। क्योंकि ये एनिमल की भी बात हो रही है, एक इट इज अ परसेंट है, ये एक एवरेज है। ये 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक हो सकती है। कंपोजिशन की बात करें तो 3 बेसिक कंपोनेंट हैं सेल मेम्ब्रेन के। तो पहले देखते हैं प्रोटीन्स, फिर है लिपिड्स, फिर है कार्बोहाइड्रेट्स। जो प्रोटीन है ये 20 to 40% है, ये जो लिपिड है ये 60 to 80% है, ये कार्बोहाइड्रेट 3% होते हैं, ये स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं किनके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो 3 बेसिक कंपोनेंट हैं किसके, सेल मेम्ब्रेन के। कौन कौन सा, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर सवाल सुनिए, सवाल पिछले साल भी कुछ यूं पूछा गया कि मोस्ट अबंडेंट, दोबारा से मैं कह रहा हूं, मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो आप क्या कहेंगे, ये है हमारे पास, ये 60 to 80% हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास, यार ये क्या 60 to 80% क्या होती हैं हमारे पास, प्रोटीन्स होती हैं। 20 to 40% क्या होते हैं हमारे पास, लिपिड्स होते हैं। एंड कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट होते हैं, स्मॉल अमाउंट या 3%। ये रट्टे मारने वाले क्वेश्चन है, आपको इसे फिंगर टिप पे लेके आना पड़ेगा। अब सवाल सुनिए कि सवाल किस तरह से पूछता है एग्जामिनर की पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, मोस्ट अबंडेंट की जब बात की जाए तो प्रोटीन इज मोस्ट अबंडेंट है सर, ठीक है जी, ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट है। लेकिन अगर लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात की जाए, मैं दोबारा से अपनी बात को दोहराता हूं कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात की जाए इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये हमारे पास लिपिड्स कहलाते हैं, ठीक है। ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर सवाल को वो यूं कह ले कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ किसकी लार्जेस्ट अमाउंट प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन में, किस कंपोनेंट की, तो आप कहेंगे प्रोटीन की जो है वो लार्जेस्ट अमाउंट होती है, 60 to 80% है, ये मोस्ट अबंडेंट है। और बाय मैस भी ये है, बाय वॉल्यूम लिपिड होंगे, लिपिड वॉल्यूम के हिसाब से ज्यादा है, मैस के हिसाब से कौन है, प्रोटीन ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हमारे पास डिफरेंट तरह की मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन है, यकीनन सी बात है, सब में होती है। अब मेम्ब्रेन नर्व सेल्स की जो होती है इसे हम कहते हैं न्यूरोलीमा। क्या कहते हैं इसे आप, न्यूरोलीमा। मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल्स इज कॉल्ड न्यूरोलीमा। और जो मेम्ब्रेन ऑफ मसल है ये क्या कहलाएगी, मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल, इसे हम नाम देते हैं सार्कोलीमा, ठीक है। ये बातें आपने याद रखनी है कि जो मेम्ब्रेन है ये अपनी पोजीशन के लिहाज से डिफरेंट है, हम इसे डिफरेंट नाम से पुकारते हैं, ये सार्कोलीमा हो गया। इसके बाद आप देखें लिपिड एंड टाइप्स, देखिए हमारे पास लिपिड की जो परसेंटेज है वो 20 to 40% है, ये लार्जेस्ट नंबर है, बाय सरफेस एरिया भी ये ज्यादा है। इसके अलावा ये इनकी तादाद भी ज्यादा है, ये हम आगे जाकर बात करते हैं कि ये किस तरह से लार्जेस्ट नंबर है, सरफेस एरिया इनका किस तरह से ज्यादा है। तो लिपिड जो है ये बेसिकली तमाम के तमाम लिपिड्स जो हैं ये हमारे पास लिपिड्स 3 तरह के हैं। ये हमारे पास फास्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड होते हैं एंड स्टीरोल्स होते हैं, ठीक है। 3 तरह के लिपिड्स हमें मिलते हैं एनिमल किंगडम एनिमलिया, या जो हमारे पास प्लांटी के अंदर, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टीरोल्स। ये तीनों जो टाइप हैं ये लिपिड्स की टाइप है। नंबर 1, अगर आपसे पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट लिपिड, ठीक है,
इन एनिमल सेल, तो कौन सा होगा? ये फास्फोलिपिड है। ये मोस्ट अबंडेंट है किनके अंदर सर? ये मोस्ट अबंडेंट है इन एनिमल सेल्स, इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। ये आपको एमसीक्यूज पूछा जाता है, ये पूछा भी है 2021 में। उसके बाद ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं ये इनसे फास्फोलिपिड से कम होते हैं। स्टीरोल जो है ये इनसे कम होते हैं, यानी इन दोनों से ये कम होते हैं। स्टीरोल बेसिकली हम आगे जाके बात करते हैं कि ये हमेशा चेन की फॉर्म में मिलते हैं। अगर आप देखें तो ये जो रेड कलर की आपको लाइन नजर आ रही है, इट इज अ स्टीरोल। ठीक है, स्टीरोल की फॉर्म में ये हमें नजर आती है, स्टीरोल चेन। ठीक है, तो लिपिड जो हैं बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। दोबारा से, एक कौन से हो गए हमारे पास? फास्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है, स्टीरोल्स हैं। ये इस तरह से 3 टाइप हो गए। मोस्ट अबंडेंट कौन से होंगे इन एनिमल सेल? फास्फोलिपिड होंगे। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो तीनों तरह के लिपिड हैं ये कहलाते हैं एम्फीफैटिक और या एम्फीफिलिक लिपिड कहलाते हैं। अब क्या मतलब है एम्फीफैटिक और एम्फीफिलिक लिपिड्स का? ये ऐसे लिपिड्स होते हैं या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक ही टाइम पे दोनों तरह की प्रॉपर्टीज हों, यानी वो पोलर भी हों और नॉन पोलर भी हों, यानी वो हाइड्रोफिलिक भी हों या हाइड्रोफोबिक भी हों एक ही टाइम पे। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं एम्फीफैटिक। क्या नाम देंगे? एम्फीफैटिक या एम्फीफिलिक लिपिड कहेंगे। ठीक है, या मॉलिक्यूल कहेंगे। तो हमारे पास ये लिपिड का एक स्ट्रक्चर है, लिपिड के एक मॉलिक्यूल का, जिसे हम नाम देते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो देखिए इसके पास एक ही टाइम पे अगर आप गौर करें तो पोलर एंड है, ये जो हेड वाला रीजन है, इसे हम वाटर लविंग एंड भी कहते हैं। इसके अलावा इसे हम हाइड्रोफिलिक एंड भी कहते हैं। ठीक है, वाटर लवर भी कहते हैं, पोलर है बेसिकली। और इसके अलावा ये जो टेल है हमारे पास और ये जो बेंड है, ये बेसिकली किसकी वजह से है? अनसैचुरेटेड फॉर्म की वजह से है। ये जो बेंड आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये बेंड आपको अनसैचुरेटेड या डबल बॉन्ड की वजह से ये हमें नजर आता है। ये बेसिकली हाइड्रोफोबिक है टेल, और इसके अलावा ये नॉन पोलर एंड है। और ये एक ही टाइम पे ये मॉलिक्यूल एक्ट करता है एज ए हाइड्रोफोबिक भी और एज ए क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक भी और हाइड्रोफिलिक भी। ठीक है, एक और बात बताऊं, यहां पर बात नोट करें कि हमने कहा कि ये फ्लूइड मेम्ब्रेन होती है, फ्लूइड इन नेचर है। ठीक है, सवाल याद, ये एक टर्मिनोलॉजी याद रख लें, अगर जितनी ज्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे उतनी ज्यादा मेम्ब्रेन क्या होगी? फ्लूइड इन नेचर होगी। ठीक है, जितने ज्यादा अनसैचुरेटेड होंगे, ठीक है, जितने ज्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद होंगे उतनी ही ज्यादा फ्लूइडिटी, ठीक है, फ्लूइडिटी भी ज्यादा होगी किसकी? सेल मेम्ब्रेन की, और इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, इलास्टिसिटी भी मोर होगी। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो कब ज्यादा इलास्टिक होती है, कब ज्यादा फ्लूइड इन नेचर होती है। आगे बात करते हैं। हमारे पास डिफरेंट तरह की जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं किनके अंदर, ये पीछे हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट है, तो सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास डिफरेंट तरह के कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, उनके बारे में हम आगे जाके बात करते हैं। ये है हमारे पास स्टीरोल्स। ये जो स्टीरोल्स हैं, अगर आप देखें, मैंने यहाँ हेडिंग दी है, स्टीरोल्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं, और ये प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल के अंदर पाए जाते हैं, बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। जो प्लांट के अंदर स्टीरोल इन द फॉर्म ऑफ लिपिड मौजूद है या लिपिड चेन की सूरत में मौजूद है, उसको हम नाम देते हैं फाइटोस्टीरोल, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन प्लांट। ठीक है, प्रेजेंट इन प्लांट्स। ठीक हो गया, इन प्लांट्स। देन अगर देखें ऐसे लिपिड्स जो कि एनिमल के अंदर पाए जाते हैं, उसे हम नाम देते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो वो मैंने आपको वहां पर देखें, मैंने यहाँ पर ये जो चेन है ये आपको स्टीरोल की नजर आ रही है, इसे हम कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है हमारे पास स्टीरोल्स,
या लिपर्स जो हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर होते हैं उसे हम एर्गो ERGO एर्गो लिपर्स या एर्गोस्टिरोल भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलती है, ठीक है। स्टिरोल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें नजर आती है, ये भी लिपिड की टाइप है। आगे चलते हैं, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, तीसरा स्ट्रक्चर तो कार्बोहाइड्रेट का ही है। कार्बोहाइड्रेट 3% पाए जाते हैं, जैसे हमने पिछली बात की, या स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। अगर बेसिकली ये भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल मेम्ब्रेन का, ये भी क्या है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसके अलावा ओलिगोसैकेराइड की फॉर्म में पाया जाता है, कोवलेंटली अटैच होते हैं किसके साथ, हमारी ये देखें, ये जो हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की चेन है, ये भी कार्बोहाइड्रेट की चेन है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि अटैच हों किसके साथ, प्रोटीन के साथ, तो हम उसको नाम देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को हम क्या नाम देते हैं, आगे चलते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हमें नजर आते हैं कहां पे, जो नजर आते हैं डायरेक्टली प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ अटैच, उसे हम नाम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन नजर आएंगे। और जो जो डायरेक्टली अटैच होंगे किसके साथ, लिपिड्स के साथ, उसे हम नाम देते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। आगे अल्टर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो देखिए हमारे पास साइफोनोलिपिड्स प्रेजेंट इन नर्व सेल। हम अब नर्व सेल्स की बात करने लगे। ये देखें, नर्व सेल्स के अंदर कौन से हमें लिपिड नजर आते हैं, ये साइफोनोलिपिड्स होते हैं, प्रेजेंट ओनली इन नर्व सेल्स। इसके अलावा ये किस तरह की, इनकी कंपोजिशन क्या है, ये अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड के साथ अल्कोहल हो, और अल्कोहल के साथ स्फिंगोसिन का मॉलिक्यूल जुड़ा हो, तो हम इसे नाम देते हैं स्पाइनोलिपिड्स। और ये क्या करते हैं, ये डैमेज से प्रिवेंशन करते हैं, ये एडहेशन होने से जो नर्व सेल की मेम्ब्रेन है उससे बचाते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडल्स। तो हमारे पास 3 तरह के मॉडल हैं सेल मेम्ब्रेन को जो डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहला जो मॉडल है वो 1935 में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, उसे हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं, और ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मॉडल भी है, सबसे पहला मॉडल भी है। इसके अलावा इसे हम डेनियल डेविसन मेम्ब्रेन मॉडल भी कहते हैं, और ये बताता है कि जो हमारे पास लिपिड की लेयर है ये बाई लेयर है, लिपिड बाई लेयर की फॉर्म में मौजूद है। ऊपर भी देखिए ये लिपिड बाई, और ये कंटिन्यूस फॉर्म में है, ठीक है। ये हमें बताता है, आगे जाके हम इसका कंपैरिजन करेंगे। तो ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये बताता है कि जो हमारे पास मेम्ब्रेन के अंदर, मेम्ब्रेन में हमारे पास मौजूद है लिपिड की लेयर, तो ये क्या है, बाई लेयर है, बाई लेयर है, कंटिन्यूस है। आगे जाके बात करते हैं। इसके अलावा जो सेल था हमारी बुक में, एफएससी की जो बुक में है, इसके अलावा फेडरल की बुक में है, जो ए लेवल की बुक में है, वहां पर तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया है और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया है। हम ओवरटोन्स मॉडल की बाद में बात करते हैं। ये सबसे पहले 1972 में सेंगर एंड निकलसन ने दिया, एंड ये कहता है कि जो प्रोटीन है ये डिसकंटिन्यूस मैनर में है। अगर प्रोटीन डिसकंटिन्यूस मैनर में है तो फिर इसके अलावा जो हमारे पास लिपिड बाई लेयर है ये भी डिसकंटिन्यूस मैनर में है। दोनों चीजें क्या हैं, एक दूसरे को इंटरप्ट करती हैं। आगे जाके हम इसका कंपैरिजन करेंगे। ओवरटोन्स मॉडल का क्या कहता है, ओवरटोन्स मॉडल ये कहता है कि बेसिकली हमारे पास जो लिपिड एंड प्रोटीन की जो लेयर मौजूद है वो सिंगल है, ठीक है। जो हमारे पास प्रोटीन की लेयर है वो सिंगल है, सिंगल लेयर किसकी, प्रोटीन की मौजूद है। इसके अलावा ये कंटिन्यूस है, ये थिन है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये सिंगल लेयर है किसकी, प्रोटीन की, ये थिन है, और ये दो ही फीचर काफी हैं। अगर हमारी बुक में, हमारे सिलेबस में दो ही हैं तो हम इसको देखेंगे, दो ही काफी हैं। ये सिंगल लेयर है और थिन है, ठीक है, किसकी, प्रोटीन की। अब हम कंपैरिजन की बात कर लेते हैं, जो हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है और जो हमारे पास मोज़ेक मॉडल है। देखिए जी, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की बात करें तो ये कहता है कि प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन कंटिन्यूस फॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि दो लेयर्स हैं, ऊपर भी एक प्रोटीन लेयर है जिसे हम ग्लोबुलर प्रोटीन की लेयर कहते हैं, नीचे भी हमारे पास एक लेयर है जो कि प्रोटीन की बनी है। इसके अलावा
अगर आप देखें एक ग्लोबुलर जो प्रोटीन है ये कहीं पे भी जो है इंटरप्ट नहीं होती बाय लिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है। ये ऊपर भी कंटिन्यूस है, नीचे भी कंटिन्यूस है। इसके अलावा जो हमारे पास ये जो दरमियान के अंदर लेयर है जिसे हम सैंडविच लेयर कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आल्सो नोन एज सैंडविच मॉडल, ठीक है। तो यहां पर जो लेयर है लिपिड की ये बाइलेयर है, कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, इसके अंदर भी किसी तरह की इंटरप्शन नहीं आती, सैंडविच लेयर भी कहलाती है। ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक जोन है, कौन सा वाला, सेंटर वाला, ये जो मैंने आपको ग्रीन कलर में मैंने शो किया है जो लिपिड के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे हम हाइड्रोफोबिक जोन कहते हैं। और प्रोटीन के जो जोन है इसे हम हाइड्रोफिलिक जोन कहते हैं, ऊपर भी नीचे भी। अच्छा एक पॉइंट याद रखिए, ये जो हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है ये सेल के अंदर मौजूद, सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद कौन सी तमाम ऑर्गेनेलिस की सेल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। सेल मेम्ब्रेन यानी ऑर्गेनेलिस की जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी एक्सप्लेनेशन कौन देता है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। बट सेल की मेम्ब्रेन ये नहीं बताता, इसीलिए ये रिजेक्ट कर दिया गया था। नो आगे चलते हैं, हमारे पास ये जो कंपैरिजन में ये डिस्क्राइब करता है, जैसे मैंने पहले बताया, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेली। इसके बाद ये डिसकंटिन्यूस मोज़ेक बताता है कि ये एक डिसकंटिन्यूस स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहां से लिपिड स्टार्ट हो रहे हैं, यहां पर आगे फिर प्रोटीन आ गई, फिर यहां पे लिपिड की लेयर स्टार्ट होती है, फिर यहां पर जाके खत्म होगी, एंड फिर यहां पर ग्लोबुलर प्रोटीन आ गई हमारे पास, एंड देन फिर जो है ये कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। एक और डिफरेंस जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोज़ेक मॉडल ये बताता है, यानी मोज़ेक मॉडल आल्सो हैव साइटोस्केलेटन प्रेजेंट, ये बताता है कि जी इस तरह के जो फिलामेंटल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है जिसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं, ये भी प्रेजेंट है किसके अंदर, मोज़ेक मॉडल के अंदर। अगर आपने बुक की डायग्राम देखी हो तो आपको वहां पर अच्छी तरह से नजर आएगा। ये एक और बताता है कि जो प्रोटीन्स हैं किनके अंदर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया गया निकलसन ने जो दिया, वो कहता है कि प्रोटीन जो है ये सी ऑफ लिपिड में मौजूद है एज ए आइसबर्ग के तौर पर, ठीक है। तो ये सी ऑफ लिपिड में देखिए ये सारे के सारे लिपिड हैं, इनके अंदर प्रोटीन जुड़ी हैं, मौजूद है ऐसे आइसबर्ग में, जैसे समंदर होता है, समंदर में जो हमारे पास बर्फ के तोदे या बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ या चट्टान हमें यहाँ पर तैरती नजर आती है बर्फ की, उसे सी ऑफ लिपिड का, उसने सी ऑफ ये जो लेयर है उसे सी ऑफ लिपिड का, और उसके अंदर जो है वो नजर आती है हमें क्या, प्रोटीन नजर आती है। अब देखिए पहले तो हम इसको नेम दे लेते हैं, ये हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये हमारे पास है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, इसे हम नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहा जाता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहा जाता है। इसके अलावा ये जो आपको नजर आ रही है दिस इज नोन एज चैनल प्रोटीन, क्या कहेंगे, चैनल प्रोटीन है। इसके अलावा ये जो इस तरह की प्रोटीन प्रेजेंट हो तो हम इसे नाम देते हैं कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। इसके अलावा ये है हमारे पास लिपिड, सॉरी ये है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट अटैच है किसके साथ, लिपिड के साथ, तो इसे हम क्या कहेंगे, अभी हमने पीछे पढ़ा तो हम इसे नाम देंगे ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, इसे हम नाम देंगे ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। और अगर कोई कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हो डायरेक्टली किसके साथ, प्रोटीन के साथ, तो हम क्या नाम देंगे इसे हम नाम देंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, ये जो दोनों तरह की प्रोटीन्स हैं इनके दरमियान कंपैरिजन करते हैं। दो तरह की प्रोटीन्स हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक होंगी इंट्रिंसिक और एक होंगी एक्सट्रिंसिक। पहले सबसे पहले बाहर वाली देख लेते हैं, एक्सट्रिंसिक। और एक आ जाएंगे हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आ जाएंगे। ये दो तरह की प्रोटीन्स हैं
जो कि हमें नजर आती हैं किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर नजर आती हैं। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ये बाहर वाली साइड पे मौजूद है, आउटसाइड मौजूद है, आउटसाइड, ठीक है। और इनको डीअटैच करवाया जा सकता है आसानी के साथ, डीअटैच हो सकती हैं ये इजीली। ये क्या काम करती हैं, ये बेसिकली स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रही होती हैं, ठीक है। ये तीसरा इसका फंक्शन आ गया। नो, ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये क्या करती हैं सर, ये सेल की मेम्ब्रेन के अंदर जो एज ए कैरियर के तौर पर काम करती हैं, के तौर पे। इसके अलावा ये एक्ट करते हैं एज ए चैनल प्रोटीन के तौर पे, और ये मॉलिक्यूल्स को इन एंड आउट आने का भी रोल प्ले करती हैं, अंदर और बाहर, मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर जाने वाले मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी एक स्पेसिफिक बैरियर के तौर पर भी काम कर रही होती हैं। अब इन प्रोटीन के हम, या ये तो थी हमारे पास प्रोटीन्स, अब हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शन है। ये एनिमल सेल के अंदर सेल टू सेल कम्युनिकेशन का रोल भी प्ले करती हैं, सेल टू सेल कम्युनिकेशन का रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा ये क्या करती हैं, ये एज ए रिसेप्टर साइट के तौर पे भी काम करती है। कौन, सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर साइट ऑफ सेल के तौर पे भी काम करती है। इसके अलावा ये क्या काम करती है, ये इंटरनल सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको भी चेक एंड बैलेंस रखती हैं। इसके अलावा ये सेल की पीएच मेंटेन करती हैं। सेल की जो हमारे पास पीएच है वो भी कौन कंट्रोल करती है, जी हाँ, शाबाश, कौन कंट्रोल करती है, वो सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है, मेंटेन करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है ये एज ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के तौर पर भी काम करती है। अब पिछले साल सवाल आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से सुनिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डाइड देन इवेंचुअली होल सेल डेथ टेक्स प्लेस, ठीक है। मैं लिख देता हूं, which one of the following structure, if biological membrane या if plasma membrane died, plasma membrane of cell died, क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की जो है वो उसकी डेथ हो जाए, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियस की नहीं, किसी ऑर्गेनेल की नहीं, बल्कि सिर्फ हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो डेथ हो जाए तो क्या हो जाएगा, इवेंचुअली होल सेल विल बी डाइड, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि हमारे पास अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी डेथ हो जाए तो पूरे के पूरे सेल की डेथ हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये एक्ट करती है एज ए बैरियर के तौर पे, ठीक है, बैरियर के तौर पे काम करती है। इसके अलावा अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट करती है और ऑप्शन हो, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से फंक्शन करती है और ऑप्शन हो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे, या परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे, या फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे, तो आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे इट एक्ट एज ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती है, ठीक है। तो ये तो थे चंद जो है हमारे पास फंक्शन सेल मेम्ब्रेन के। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर से 38 क्वेश्चन आए हैं पिछले मरतबा 2021 में, तो आप लोगों को अच्छी तरह से ये इस टॉपिक की समझ आनी चाहिए।
फिंगर टिप पे चीज़ें होनी चाहिए। होपफुली आपको समझ आई होगी। थैंक यू, शुक्रिया।